यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। कभी कोई औरंगजेब को हीरो बताता है तो कभी हिंदुओं के लिए अतरंगी फैसले हो रहे हैं, जैसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लिया गया, जहां हिंदू छात्रों को होली मिलन का कार्यक्रम करने से रोक दिया गया। 14 मार्च को होली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्र यूनिवर्सिटी के एनआरएससी हॉल में होली मिलन कार्यक्रम करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एएमयू प्रशासन को 25 फरवरी को लिखित में अर्जी दी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने होली मिलन का प्रोग्राम की मंजूरी नहीं दी। इसी बात पर बवाल खड़ा हो गया है। गजब नहीं है? होली मिलन का कार्यक्रम नहीं हो सकता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या? जबकि कुछ लोग यह दावा करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दिया जाता है। यही गंगा जमुनी तहजीब है जिसमें हिंदुओं को होली मिलन तक की इजाजत नहीं मिल रही। इस मुद्दे पर भयंकर बवाल हो रहा है। करणी सेना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस फैसले के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया। करणी सेना ने कहा कि अगर एएमयू प्रशासन ने होली मिलन की इजाजत नहीं दी तो 10 मार्च को एएमयू के अंदर छात्रों के साथ होली मनाई जाए। एक तरफ विरोध हो रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर अलग ही लॉजिक दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इस बार भी नहीं हुआ। एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष परमिशन विशेष स्थान के लिए मांगी गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। और जहाँ तक कि होली की बात है, होली यूनिवर्सिटी में लड़के हमेशा से खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे। वो अपने हॉलों के अंदर, अपने कमरों पे, अपने डिपार्टमेंट्स पे जैसे पिछले वर्षों में मनाते थे उसी तरीके से मनाते रहेंगे। लेकिन एक विशेष आयोजन के लिए विशेष जगह पर जो एक विशेष परमिशन की बात की गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके लिए गाइडलाइन है, जिसे केंद्र सरकार से मदद मिलती है। उसके बाद भी इस तरह का भेदभाव हो रहा है, यह आरोप लग रहा है। यानी हाल यह है कि पीएम मोदी के सनातन की काट विरोधियों के पास नहीं है और इसी चक्कर में वो ऐसे मुद्दे उछाल रहे हैं जिससे लोग आहत हो रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार डेवलपमेंट के जरिए इसका जवाब दे रही है, देश को इकोनॉमिकली मजबूत कर रही है। अगर देश अंदर से मजबूत है तो वो बाहरी दुश्मनों को भी करारा जवाब देने में सक्षम होता है, जैसा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए हुए थे। वहां एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कश्मीर के मुद्दे पर सवाल पूछा कि इसका समाधान कब होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 30 सेकंड में पाकिस्तानी पत्रकार के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद हो गई। सुनिए आप। Removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the path we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. 30 सेकंड में निपटा दिया एस जयशंकर ने। कहा कि हम पीओके ले आएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी कश्मीर की समस्या जो आपको दिख रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि जिस दिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत में शामिल होगा, उसी दिन कश्मीर की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। एस जयशंकर की इस बात पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कहने लगे कि सरकार को पीओके वापस लाना चाहिए। ऐसा करने से किसी ने रोका नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताएगा किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। कई उनके बारे में बहुत सारे वैसा ईमानदार शासक कोई नहीं हुआ और कई इतिहासकारों ने उनकी शिकायत भी की है कि उनमें कुछ बहुत सारी कमियां भी थी। तो हम लोग इतिहास के तो छात्र है नहीं कि कुछ उस पर विशेष अध्ययन कर करके यह बता सकें कि ईमानदार कितने थे और अच्छाई कितनी थी और कमियां कितनी थी। पांच शासक लोग को देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उनके बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उससे कई गुना ज्यादा बुराई लिखा जाएगा। ये आरजेडी के नेता हैं, कह रहे हैं कि जब आज के नेताओं का हिसाब लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, मतलब नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं औरंगजेब से भी घटिया इतिहास होगा। ये इन लोगों की नफरत का लेवल है। कह रहे हैं इतिहास हम लोग जानते नहीं है, क्या बोलें कैसे। तो अभी पूछिए इनसे आरएसएस का इतिहास, जो अलाए बलाए इनको लिखा मिला होगा व्हाट्सएप पे, सब जो है उल्टी कर देंगे। ये आरएसएस तो ऐसी थी, आरएसएस तो वैसी थी।
तब इनको इतिहास का ज्ञान जो है वो पूरा हो जाता है। औरंगजेब का गुणगान करने वालों के चेहरे धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। मशहूर शायर हुआ करते थे एक भाई साहब, मुनव्वर राणा। उनके बेटे तबरेज राणा भी औरंगजेब को बचाने निकल गए। तबरेज राणा ने कहा कि औरंगजेब ने 48 साल तक हुकूमत की थी, अगर वो आतंकी होता तो हिंदुओं और मंदिरों का नामो निशान मिट गया होता। औरंगजेब जो चाहता वो कर सकता था। सुनिए तबरेज राणा का लॉजिक। 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहां 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था। तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी। वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता। अगर वो इतना आतंकी होता तो। कुछ लोगों के पास एक चीज की बड़ी कमी होती है। वो चीज वैसे तो कॉमन है लेकिन बहुत अनकॉमन है, और वो है कॉमन सेंस। भाई साहब कह रहे हैं कि 48 साल औरंगजेब ने राज किया तो चाहता तो सब हिंदू खत्म हो जाते। अरे हिंदू गाजर मूली थोड़े हैं जो काट के फेंक देता सारों को, और सारों को काट के फेंक देता तो फिर जो बड़ी फौज बनाई वो कहां से लाता, कहां से चलाता? जिन हिंदुओं के बल पर अपना राज चला रहा था, जिन हिंदू सैनिकों के बल पर अपने बाप को कैद कर रहा था, जिन हिंदू सैनिकों के बल पर अपने भाई को काट रहा था, वो सब यहीं तो बनाए उसने। सारे लेके आया था क्या? सबको काट देता, मार देता? थोड़ा तो इस्तेमाल करना होगा बॉस। औरंगजेब प्रेमी ये नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था औरंगजेब के टाइम पर ही बम बम थी। ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि औरंगजेब ने अपने बाप को इसलिए कैद किया था कि बाप बड़ा खर्चा करता था, इसलिए उसका खर्चा कम करने के लिए ऐसा कर दिया। हां भाई, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जिससे ये लगे कि मुगलों ने ही भारत को चमकाया। उससे पहले तो सब बेकार था। लेकिन आज पाठशाला में आपको दिखाते हैं कि अगल बगल के शासकों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन के प्रोफेसर हैं एंगस मैडिसन, फेमस प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक चार्ट तैयार किया जिसके मुताबिक आपको बताता हूं कि किसके शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी रही। आपको जरा आज देखना चाहिए। बहुत नौटंकी देख रहा हूं कि औरंगजेब ऐसा, औरंगजेब ऐसा। अगर आप देखिए, कॉलम बनाइए, किस सन में क्या था, उस समय शासक कौन थे। अगर आप देखेंगे उस समय शासक कौन थे, और अगर आपको यह भी बताऊं कि भारत की जीडीपी उस समय क्या होती थी, किसकी तुलना में? दुनिया की जीडीपी की तुलना में। दुनिया की तुलना में अगर आप जीडीपी की तुलना में देखेंगे तो भारत की जीडीपी तब क्या होती थी। तो अगर आप देखेंगे सन 1 से लेकर 1000 तक, इस समय मोटे तौर पर जो राज रहा वो गुप्ता साम्राज्य का रहा। चोल राजा थे, हिंदू चोल राजा, आपको पता ही है, उनके बारे में आपको बताइए ये, और चालुक्य थे। मोटे तौर पर इनका शासन था। इस समय भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 30% हुआ करती थी, 30% इनके राज में। उसके बाद अगर आप देखिएगा सन 1000 से लेकर सन 1500 ईस्वी तक, अगर इसके बीच में आप देखिएगा तो शासक कौन थे भाई? चोल तो थे ही थे, पृथ्वीराज, उनका भी शासन था। इसके अलावा खिलजी भी था कुछ हिस्से में, और विजयनगर का एम्पायर था, विजयनगर। इस दौरान भारत की जीडीपी कितनी रही भाई? इस 1000 से लेकर 1500 ईस्वी तक दुनिया की जीडीपी का 29% यह भारत की जीडीपी होती थी। मोटे तौर पर हिंदू राजाओं का राज था इतने समय तक। उसके बाद आप देखिए 1500 से 1600 ईस्वी, इसी समय मुगल राज की स्थापना हुई। 1526 में बाबर आया था, तो अगर आप इसको जोड़ लीजिए मुगल राज से कि भाई 1526 में मुगल राज आ गया था, तो भारत की जीडीपी कहां गई 1526 से लेकर 1600 तक के बीच में? भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 24.5% रह गई। यानी जो जीडीपी थी 29% से गिर के 24.5% रह गई दुनिया की जीडीपी। यह मुगलों के राज में हुआ। उसके बाद 1600 से लेकर अगर आप 1700 ईस्वी तक देखिएगा, उस दौरान किसका शासन रहा? मुगल का ही राज रहा। इस दौरान मुगल राज में कौन कौन थे भाई? अकबर था, जिसकी बड़ी आपने कहानियां सुनी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का अब्बू, और औरंगजेब। भारत की जीडीपी
दुनिया की जीडीपी का 22.5% हो गई घटते घटते। ये वो महान औरंगजेब के राज में हुआ है, जिसके लिए लोग कह रहे हैं कि अरे सोने की चिड़िया बना दिया। अरे सोने की चिड़िया हिंदू राजाओं, चोल चालुक्य वगैरह के समय में थी, पता ही नहीं है तुमको। वो घटते घटते 22.5% पे आ गई। और अगर आप 1700 से 1800 ईस्वी के बीच में देखिएगा, इस दौरान मुगल घटे और मराठा बढ़े। थोड़ा मुगल मानिए और ज्यादा मराठाओं का राज मानिए, क्योंकि आपको याद होगा, अभी अगर आपने छावा फिल्म देखी है तो औरंगजेब 1707 में मर गया था। उसके बाद से मुगल काल नीचे आने लगा, डाउनफॉल, और मराठा स्ट्रांग होने लगे। इस समय भारत की जीडीपी जो घट के 22.5% हो गई थी दुनिया की जीडीपी का, वो फिर बढ़कर 24.5% पे पहुंच गई बॉस, 24.5%। यानी गुप्त साम्राज्य, जिन्हें अंग्रेजी में गुप्ता एम्पायर कहते हैं, उनके टाइम में जीडीपी बम बम हुआ करती थी।